Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. हेलो स्टूडेंट्स, भारत में लोकपाल नामक संस्था का गठन किया गया था जन शिकायत निवारण के लिए, जो कि वास्तव में भ्रष्टाचार जैसे मामलों से संबंधित है। इस संस्था ने पिछले कई वर्षों में अच्छे काम भी किए हैं, यद्यपि इनकी प्रगति उतनी संतोषजनक नहीं रही है। कई बार बच्चों की ये क्वेरी रहती है कि वो लोकपाल के विषय में थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, शक्तियां क्या होती हैं, पावर्स क्या होती हैं, किस तरह से काम होता है लोकपाल का। इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों के कारण आज हम लोकपाल की चर्चा कर रहे हैं। बड़ा रीज़न ये है कि लोकपाल ने एक नया मोटो एक्सेप्ट किया है 2025 में, और ये मोटो पूरी टीम ने मिल करके एक्सेप्ट किया है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये खबर क्यों है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, यानी कि 1968 से लेकर के वर्ष 2014 तक किस प्रकार ये विधायिका के पास लंबित रहा, और उसके बाद यह एक कानून के रूप में और बाद में संस्थागत रूप में हमारे सामने आया। इसके साथ ही इसी वीडियो में हम देखेंगे कि लोकपाल की संरचनात्मक जो ढांचा है वो कैसा है, इसमें अध्यक्ष, सदस्य और इन सब की नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। इसके बाद इसके अधिकार क्षेत्र को देखेंगे, इसमें हम दोनों पहलुओं पर बात करेंगे कि लोकपाल किनकी जांच कर सकता है और किनकी जांच नहीं कर सकता है। इसके साथ साथ इनकी शक्तियों एवं कार्य के बारे में देखेंगे, जो जांच, अभियोजन और न्यायिक शक्तियों के बारे में विस्तृत विश्लेषण करेंगे। और इसके बाद हम देखेंगे कि लोकपाल के समक्ष वर्तमान में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। तो इस वीडियो में आप अंत तक पूरा ध्यान से देखेंगे तो लोकपाल के संबंध में सारी जानकारियां आपको एक साथ मिल जाएंगी। शुरू करते हैं। और सबसे पहले क्या नई घोषणा की गई है? घोषणा ये कही गई है कि लोकपाल ने अपना नया आदर्श वाक्य अपनाया है, और इनका नया आदर्श वाक्य क्या है? एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन। एम्पावर सिटीजन्स, एक्सपोज करप्शन, यानी कि नागरिकों को सशक्त बनाओ और भ्रष्टाचार को उजागर करो। यद्यपि इनका जो पुराना ध्येय वाक्य था, जो पुराना मोटो था, वो था मा गृध कस्य द्विधम। इसका तात्पर्य होता है किसी के धन के लिए लालची मत बनो। तो इस पुराने जो मोटो था उससे चेंज करके जो नए मोटो की तरफ शिफ्ट किया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि ये अपने आप को अपडेट करके और फोकस्ड तरीके से करप्शन को ख़त्म करने को लक्षित करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही भारत में लोकपाल को लेकर। तो देखिए, भारत में लोकपाल को लेकर के सबसे पहले जिस संस्था ने रिकमेंडेशन दी थी वो फर्स्ट ARC थी। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसके संबंध में अनुशंसा दी थी, और LM सिंघवी साहब थे जिन्होंने लोकपाल और लोकायुक्त शब्द का प्रयोग किया था। लोकपाल राष्ट्रीय स्तर पर और राज्यों के स्तर पर लोकायुक्त। तो इसकी विधायी यात्रा देखते हैं। सबसे पहले 1968 में पहली बार इसके संबंध में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत किया गया था संसद में, लेकिन ये पारित नहीं हुआ, और तब से लेकर के 40 साल तक ये संसदीय प्रक्रिया में ही अटका रहा। बार बार पेश किया जाता रहा, लेकिन पारित कभी नहीं हो सका। अंततः वर्ष 2011 में एक बहुत बड़ा जन आंदोलन भारत में देखा गया, जो अन्ना हजारे के नेतृत्व में इंडिया अगेंस्ट करप्शन नामक संस्था ने चलाया था। बहुत व्यापक जन भागीदारी भारत के कोने कोने से इसके लिए की गई थी। लोगों को बहुत उम्मीद थी लोकपाल से, और इसके परिणाम स्वरूप सरकार पर बहुत दबाव बना, और अंततः वर्ष 2013 में भारत सरकार ने लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 पारित किया, जो कि लागू होता है हमारा 16 जनवरी वर्ष 2014 से। तो ये इसका बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन था, कैसे आया ये अस्तित्व में। इसके साथ साथ आपको यह भी जानना चाहिए कि लोकपाल जो है वो कहाँ से आया, वो उसका थॉट कैसे आया, उसका थॉट कैसे डेवलप हुआ। तो अगर आप लोकपाल का डेवलपमेंट देखेंगे तो सबसे पहले स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में एक संस्था हुआ करती बनाई गई, जिसको कहते हैं ओम्बड्समैन। इसी की लाइन पर पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार के खिलाफ जन शिकायतों के निवारण के लिए संस्थाएं बनाने का प्रयास शुरू हुआ।
ये जितने भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर ऑम्बड्समैन के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये जब कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ में आएगा, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में आएगा, तो इसको पार्लियामेंट्री कमिश्नर कहा जाएगा। पार्लियामेंट्री कमिश्नर यानी कि संसदीय आयुक्त के नाम से सेम पद जो है सृजित किया गया कॉमनवेल्थ कंट्रीज में। भारत में इसके संबंध में दो नए शब्द इस्तेमाल किए गए थे, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक था आपका लोकपाल जो केंद्रीय स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करेगा, और एक था लोकायुक्त जो राज्य के स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच करेगा। अब हम देखते हैं लोकपाल का संरचनात्मक ढांचा क्या है, संगठनात्मक ढांचा क्या है। लोकपाल में एक अध्यक्ष होता है जो कि सामान्यतः भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं। इसमें अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं, जिनमें से 4 न्यायिक सदस्य होंगे, जो कि चारों न्यायिक सदस्य हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश होने चाहिए, और अन्य 4 गैर न्यायिक सदस्य होंगे जो कि प्रशासनिक अनुभव रखते हों। तो इस प्रकार अधिकतम 8 सदस्यों वाला एक लोकपाल होगा केंद्रीय स्तर पर, और यह केंद्रीय स्तर पर काम करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इनकी नियुक्ति प्रक्रिया होती है। देखिए, सबसे पहले इसकी नियुक्ति के लिए एक चयन कमेटी बनाई जाती है, जिस चयन कमेटी के अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, और उसमें सदस्य होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष, और इसके साथ साथ मुख्य न्यायाधीश और उनके द्वारा नामित कोई अन्य न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो वो किसी अन्य न्यायाधीश को नामित कर सकते हैं इस कमेटी का मेंबर बनके। अब ये कमेटी रिकमेंड करती है और इसकी रिकमेंडेशन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता है। लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक हो सकता है, जिनमें से जो भी पहले हो, और इन्हें उच्च न्यायिक अनुभव होना चाहिए या प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। इस प्रकार की इनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन डिजायर्ड बताई गई है। तो ये है लोकपाल की नियुक्ति प्रक्रिया। इसके साथ लोकपाल का अधिकार क्षेत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एक बहुत लंबे समय तक विवाद रहा, और ये बिल इसीलिए भी नहीं पारित हो सका क्योंकि विवाद यह था कि प्रधानमंत्री क्या लोकपाल की जांच के दायरे में आने चाहिए या नहीं आने चाहिए। अंततः ये एक्सेप्ट किया गया कि प्रधानमंत्री को भी लोकपाल की जांच के दायरे में रखा जाना चाहिए। यद्यपि प्रधानमंत्री के जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी मामले हैं उन मामलों में लोकपाल जांच नहीं कर सकते। इसके साथ साथ ये केंद्रीय मंत्री की भी जांच कर सकते हैं, संसद सदस्यों की जांच कर सकते हैं। इनके खिलाफ कभी भी भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया जाएगा तो लोकपाल के द्वारा जांच की जा सकती है। इसके साथ साथ समूह क से लेकर के घ तक यानी ए से डी तक के सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारी लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं। इसके साथ साथ जितने भी पब्लिक एंटरप्राइजेज हैं, जो सार्वजनिक उपक्रम हैं, उसके अधिकारी, सरकारी निकायों के कर्मचारी, इन सब की जांच लोकपाल करेंगे। लोकपाल की जांच के दायरे में सरकार से पूर्ण या आंशिक वित्त पोषण पाने वाले सभी संगठन भी आएंगे, और 1 करोड़ रुपए से अधिक विदेशी निवेश पाने वाले व्यक्ति या संस्थाएं भी, जो एनजीओ वगैरह हैं, वे सब भी लोकपाल की जांच के दायरे में आते हैं। तो लोकपाल की जांच का बहुत ही व्यापक दायरा है, और ये सभी पर भ्रष्टाचार के संबंध में लगाए गए आरोपों की जांच करते हैं। यद्यपि इनके भी कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये हर मामले की जांच नहीं कर सकते, और हमें जानना चाहिए कि ये किन किन मामलों की जांच नहीं कर सकते। अगर मामला राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है तो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों की ये जांच नहीं करेंगे। जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं या जो राज्य स्तर के नेता, मंत्री, अधिकारी हैं, उनकी जांच लोकपाल नहीं करेंगे। उनकी जांच के लिए लोकायुक्त नामक संस्था स्थापित की जाएगी। भारत के प्रत्येक राज्य में लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हर राज्य में लोकायुक्तों की शक्तियाँ अलग अलग हैं। सभी में एक समान शक्तियाँ लोकायुक्त के पास नहीं हैं। ठीक है, तो राज्य सरकार के कर्मचारी नहीं आएंगे और न्यायपालिका के सदस्य लोकपाल के दायरे में नहीं आते हैं। तो लोकपाल का अधिकार क्षेत्र एक व्यापक है, और अगर जनता को भ्रष्टाचार की शिकायत करनी है तो वो इन पर कर सकता है। अब इनकी शक्तियां एवं कार्य देखिए। अगर हम जांच संबंधी बात करें तो जितनी भी दीवानी न्यायालय की शक्तियां हैं वे सभी लोकपाल को प्राप्त है। जैसे किसी भी व्यक्ति को गवाही के लिए बुलाना, दस्तावेजों की मांग करना, जांच करना, ठीक है, ये सारी शक्तियां जो सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं वे सभी लोकपाल के जो कार्यालय है उसे प्राप्त है। और इसके साथ साथ इनकी कार्यकारी शक्तियां, जैसे ये किसी पर मुकदमा चलाने के मामले की यानी कि अभियोजन की स्वीकृति दे सकते हैं,
किसी की संपत्ति कुर्क करने अर्थात जब्त करने के बारे में रिकमेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये अधिकारियों के निलंबन के लिए या उनके स्थानांतरण के लिए भी सिफारिश कर सकते हैं। और इसके साथ जो भी इन्हें जांच करानी है उस संबंध में सीबीआई को निर्देशित कर सकते हैं और सीबीआई इनकी निगरानी में उस मामले की जांच करेगी। ध्यान रखिएगा, लोकपाल जांच करने के लिए खुद सक्षम नहीं है क्योंकि इसके पास इस संबंध में कोई भी स्टाफ नहीं होता है। लोकपाल को जब भी जांच करानी है तो वो सीबीआई के माध्यम से ही जांच कराते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें वर्तमान में इनके सामने चुनौतियां क्या हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जिन आशाओं और उद्देश्यों के साथ और इतने बड़े आंदोलन के साथ हमने लोकपाल नामक संस्था बनाई थी वो उतनी कारगर होती हुई दिखाई नहीं दी। तो हमें देखना होगा कि उनके सामने क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि उनके पास संसाधनों की बहुत कमी है, इनके पास पर्याप्त स्टाफ नहीं है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि इनके पास जांच करने के लिए स्टाफ नहीं है, ये जांच खुद नहीं कर सकते, इन्हें दूसरी संस्था से ही जांच करानी होगी। दूसरी बात, इनके पास बजट की समस्या है, इतना प्रॉपर बजट एलोकेशन नहीं होता इनके पास कि ये जांच जैसी व्यवस्थाओं को देख सकें। और तकनीकी अवसंरचना इनकी बहुत वीक है और तकनीकी अपग्रेडेशन और उसके लिए फंडिंग सरकार की ओर से बहुत न्यूनतम है। इसके बाद अगर हम प्रोसेस बेस्ड इनकी प्रॉब्लम्स देखें या प्रक्रियागत समस्याएं देखें तो सबसे बड़ी बात यह है कि एक बहुत लंबी जांच प्रक्रिया है और वो भी बिना एक्सपर्ट टीम के। इनकी खुद की कोई टीम भी नहीं है, इनको कई एजेंसियों के साथ समन्वय करना पड़ता है जो कि एक और काम के जो बोझ है उसे बढ़ाता है, उसमें डिले बढ़ाता है और जांच को प्रभावित करता है। और इन्हें राज्य की एजेंसियों के साथ भी सहयोग करना पड़ता है। तो इन सब चुनौतियों के साथ लोकपाल काम कर रहा है, लेकिन लोकपाल नामक संस्था का महत्व आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, अपने मेंस की राइटिंग के हिसाब से भी और साथ ही साथ अपने प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। लोकपाल के संदर्भ में आपको जितनी जानकारियां चाहिए थी मैंने कोशिश करी कि वो सारी जानकारियां इस वीडियो में कंपाइल करके आपको दें। आप लोकपाल के संबंध में यदि कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यदि आपको कोई डाउट है या किसी भी विषय पर आप कोई जानकारी एक्स्ट्रा चाहते हैं तो। थैंक यू सो मच। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वाज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी आईक्यू ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.